नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा का परिसर मंगलवार को योगमय दिखाई दिया है। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश के विधायकों और विधानसभा के अधिकारी कर्मचारियों ने योग किया है। हरियाणा योग आयोग और आयुष विभाग की समर्पित टीम ने ये योग प्रोटोकॉल करवाया। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद कल्याण ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए सभी से 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होने का आह्वान किया। और ये योग अभ्यास सत्र सकारात्मक ऊर्जा, सहभागिता और स्वास्थ्य जीवन शैली के संदेश के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योग प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कई आसन और साथी ध्यान का अभ्यास किया। सभी उपस्थित लोगों को नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि योग भारत की अमूल्य धरोहर है, जो सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य का साधन नहीं बल्कि जीवन को पूर्ण रूप से संयमित और संतुलित बनाने का माध्यम है। हालांकि ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। देश की जीडीपी जापान को पछाड़कर चौथे नंबर पर पहुंच गई है और जल्द ही भारत तीसरे नंबर पर होगा। विज ने कहा कि देश में सर्वांगीण विकास की रफ्तार जारी है। देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत अब आयात नहीं निर्यात है और साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल की मांग विश्व भर में है। विज ने यह भी बताया कि देश भर में सड़कों पर नेटवर्क 4 गुना बढ़ाया गया है। कांग्रेस के मुकाबले 3 गुना ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाकर कश्मीर को रेल लिंक से जोड़ा गया है। विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, राहुल गांधी को देश की उपलब्धियां नजर नहीं आती। राहुल गांधी पाकिस्तान से जाकर पूछ सकते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल का वहां पर क्या असर हुआ है, क्योंकि लगता है कि पाकिस्तान राहुल गांधी का अच्छा दोस्त है। हमारी जो जीडीपी थी 11वें नंबर से जापान को क्रॉस कर चौथे नंबर पर पहुंच गए। राहुल गांधी जी को नजर नहीं आता। 11 साल में हम पहले डिफेंस का सामान इंपोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमारी डिमांड है। राहुल गांधी जी को नजर नहीं आती है। अगर नजर नहीं आती है तो हमारे ब्रह्मोस का क्या असर है? पाकिस्तान से जाके पूछ ले, वो तो उसका दोस्त है, उससे जाके पूछ ले। 11 साल में हमने हाईवेज का नेटवर्क जो 2004 से पहले था उससे 4 गुना ज्यादा कर दिया। राहुल गांधी जी को नजर नहीं आता। जितने मेडिकल कॉलेज पहले थे हमने उससे 3 गुना कर दिए। राहुल गांधी जी को नजर नहीं आता। हमने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाकर कश्मीर जो धरती का स्वर्ग कहा जाता है, हमने उसके साथ रेल लिंक। आज दुनिया भर के बच्चों से परीक्षा में ये सवाल पूछा जाया करेगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कहां है, वो कहेंगे भारत। कितना गर्व होगा। उससे हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे इंजीनियर्स का कमाल सारी दुनिया में छाएगा। मंगलवार को हरियाणा में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए। फरीदाबाद में 5, गुरुग्राम में 11, पंचकुला में 3, हिसार झज्जर की बात की जाए और भिवानी की तो यहां पर एक मामले की पुष्टि हुई है। वहीं इलाज के बाद में 5 मरीजों को स्वस्थ घोषित किया गया है। अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 125 हो गई है। बीते दिनों 593 कोरोना संभावित मरीजों के सैंपल भी लिए गए थे। आपको याद चले कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं
और कोरोना को लेकर सतर्कता भी बढ़ती जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे तो मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। लगातार कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए आपको बताते चलें कि कोरोना को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। और अब तक भारत में कोरोना वायरस में अब तक कुल मामले 6,815 दर्ज किए गए हैं। हाल ही में कोरोना की एक मौत की पुष्टि रांची से हुई है। वहीं कर्नाटक की अगर बात की जाए तो यहां पर नए केस की दो मौतें भी दर्ज की गई हैं। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 6,815 हो चुकी है और 3 राज्यों में कोविड-19 से जो है वो मौतों की रिपोर्ट भी सामने आई है। साथ ही दिल्ली में 90 साल की महिला की मौत हो गई, जिन्हें पहले से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं थी, जैसे कि कंजक्टिवाइटिस, हार्ट फेलियर और साथ ही क्रॉनिक किडनी डिसीज थी। वहीं झारखंड के 44 साल के पुरुष की मौत हो गई, जो कि एस्पिरेशन निमोनिया एक्यूरेट के सिम्टम्स देखे गए थे। तो हमारे साथ संवाददाता अनीश जुड़ चुके हैं। अनीश, मेरा सवाल आपसे ये है कि लगातार कोरोना के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। JN1 की पुष्टि कई मरीजों में भी देखी गई है, तो क्या स्थिति अभी हरियाणा की बनी हुई है? हरियाणा में अभी कितने एक्टिव केस है? देखिए, अभी मैं बताना चाहूंगा कि जो लगातार हरियाणा में जो कोरोना के मामले लगातार हर जिले में तो इसका देखा सामने आ रहे हैं। मैं बात करूंगा पानीपत में भी 2 कोरोना जो मरीज है वो मिले हैं, लेकिन जो पानीपत का प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, लगातार अपनी गाइडलाइन जारी कर रहा है। अभी मास्क लगा के चले, भीड़ वाले इलाके से बचे। और जो हॉस्पिटल की बात करें तो 10 बेड का जो अलग से तैयार किया गया तो कोरोना के लिए, कोविड के लिए। ठीक है अनीश, आप मुझे ये बताइएगा कि लगातार जो मरीज है अस्पताल में, जितने मरीजों की संख्या अभी तक कुल कितनी है? देखिए, गुरुग्राम की हम बात कर लेते हैं। गुरुग्राम में जो आंकड़ा सामने है, इसका आंकड़ा सामने है कि संक्रमित केस मिले हैं 106। करनाल में 5 मिले हैं। फरीदाबाद की बात करें तो वहाँ 33 है। यमुनानगर की बात करें तो 2 है। विस्तार से करें तो 3 है। पंचकुला की बात, लगातार हर एक जिलों के एक दूसरा सामने निकल आ रहा है। ठीक है अनीश, कौशिक जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग लगातार एडवाइजरी भी जारी कर रहा है। इसे देखते हुए क्या क्या एहतियात बरतने की अपील की गई है? हरियाणा के मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं और मौके पर हॉस्पिटल और जायजा जो स्वास्थ्य विभाग है उसको अलर्ट जारी किया गया। जैसे कोरोना की स्थिति आती है तो इससे कैसे निपटा जाए, इस तरह के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। तो इसको लेकर लगातार जो मुख्यमंत्री है वो भी लगातार सभी डॉक्टरों की, स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग ले रहे हैं, अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। और बहुत सारे जो मरीज हैं वो होम आइसोलेशन में रखे गए हैं और स्वास्थ्य विभाग लगातार सतर्क भी है, लोगों की एहतियात बरतने की भी अपील कर रहा है। तो आइसोलेशन में जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है, किस तरीके की उन्हें समस्याएं देखने को मिल रही है और डॉक्टर से वो कैसे कंसल्ट कर रहे हैं? देखिए, डॉक्टरों को ये भी कहना चाहिए कि मरीज आते हैं तो ठीक भी होकर जाते हैं, ऐसी बात नहीं होती। काफी सुधार होता है। जैसे सांस का रुकना, कई तरह की ऐसी बीमारियां जो जिससे संक्रमित महसूस जो मरीज महसूस करने लगता है कि कोरोना की ऐसे दिक्कतें हैं। तो लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं या डॉक्टरों की बात करें, लगातार गाइडलाइन जारी करके लोगों को ऐसे संकेत दे रहे कि बीच से कैसे बचा जाए, सैनिटाइजर से हाथ धो जाए, मास्क लगाकर चलना चाहिए, डिस्टेंस बढ़ाए, दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ठीक है अनीश, आप ये भी बताइएगा कि अभी अगर देखा जाए वेव की, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड वेव जो आई थी उसमें तमाम तरह की परेशानियां लोगों को देखने को मिली थी और साथ ही लॉकडाउन जैसी स्थिति भी बन गई थी। ऐसे में अभी धरातल पर क्या कुछ तैयारियां है? अस्पताल पूरी तरीके से तैयार हैं अभी या फिर नहीं? क्योंकि राज्य सरकार जो लगातार केंद्र सरकार राज्य सरकारों से भी अपील कर चुकी है कि सभी ऑक्सीजन सप्लाई की जाए और साथ ही बेडों की व्यवस्था की जाए। तो अभी क्या पूरे हरियाणा में क्या अस्पतालों की स्थिति बनी हुई है?
देखिए लगातार जो मानना हॉस्पिटल जैसे बेडों की व्यवस्था ऑक्सीजन की व्यवस्था ऑलरेडी तैयार कर ली गई है पहले ही। जब ऐसे केस मामले ज्यादा आते हैं तो लगातार जो डॉक्टर है इसके लिए पूरी तरह तैयार है निपटने के लिए, आपदा से निपटने के लिए। इस तरह की जो आपदा आती है कोरोना की, उससे निपटने के लिए लगातार जो डॉक्टरों की टीम है पैनल बहुत तैयार है। अभी कुल मरीज कितने सामने आ चुके हैं 24 घंटों की अगर बात की जाए? क्योंकि 593 संभावित मरीज जो हैं उनके सैंपल अभी तक लिए जा चुके हैं। हम फिलहाल जो स्वास्थ्य जो हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग की बात कर लेते हैं। जो संक्रमित केस है हरियाणा में 125 है और जो इसकी कुल ठीक होने की स्थिति 107 मामले ठीक भी हो चुके हैं। ठीक है, तो वहीं सूबे की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का भी कहना है कि राज्य में घबराने की कोई स्थिति नहीं है और सभी मरीजों में कोरोना के हल्के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो वो लक्षण क्या है अनीश? जैसे अपना सांस की दिक्कत या ज्यादा वगैरह वो पारसी सिम्टम वगैरह होते हैं, वैसे घबराने की इसमें लगातार जो सरकार है जिसको लेकर पूरी पुख्ता इंतजाम वो अधिकारियों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा या हरियाणा सरकार के द्वारा वो पूरे कर लिए गए। ठीक है, सबसे ज्यादा कोरोना के मामले किन जिलों में देखने को मिले? क्योंकि कुछ इलाके जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव, जो हॉट मामले जो है वो बने हुए हैं। कौन से ऐसे जिले हैं? हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा के गुरुग्राम में सबसे ज्यादा केस देखने को मिले हैं। और फरीदाबाद की क्या स्थिति हुई है? फरीदाबाद में भी 33 मामले सामने आए हैं। ठीक है अनीश, और बाकी जिलों में देखने को मिले। अनीश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 24 घंटे में 18 नए पॉजिटिव केस जो है वो सामने आ चुके हैं। तो किसी से आपने किसी से बातचीत की? किसी डॉक्टर का क्या कुछ कहना, क्या एहतियात बरतने हैं? देखिए अब तक डॉक्टरों से लगातार जो है जिले में बैठे तो अभी तक वो बताया कि जो ऐसे केस मामले सामने है कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमारी पुलिस तैयारियां वो कर ली गई, ऑक्सीजन से लेकर बेडों से लेकर हर एक तरह के शिक्षा इंतजाम लगातार कर लिए गए। ठीक है अनीश, आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स जो है वो अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसी दौरान सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के बीच में हंगामा हो गया। छात्रों का आरोप है कि सुरक्षा कर्मियों ने मारपीट की है और साथ ही उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। सुरक्षा कर्मचारियों और छात्रों के बीच में हुई घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। छात्रों ने अपनी मांग को लेकर प्रशासनिक भवन के सामने धरना दिया, साथ ही HAU के गेट पर जमकर प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं की मांग है कि 7 सुरक्षा गार्डों को सस्पेंड करके उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। और इससे पहले भी छात्रों की मांग थी कि प्रशासन ने स्कॉलरशिप को रद्द को लेकर फैसला दिया है और उसे रद्द किया जाएगा। ज्यादा अंक लेने वाले ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए। दस 1 बजे का टाइम था तो जो हमारे सीनियर्स वगैरह सारे आराम से बैठे थे, ना कोई शोर शराबा, ना कोई नारेबाजी, ना कोई मतलब कोई भी ऐसी हरकत नहीं की जिससे कि मतलब कोई चीज भड़के। इतने रजिस्ट्रार साहब हरिए उन तक बात करना तो वे फिर सीधे गाड़ी को तो फिर सिर पे चढ़ जाओ। नॉर्मल सी बात करने पे भी वे फिर अपना वे रोब दिखाने लग जाए। इतने विशी साहब की गाड़ी आ गई। हमारे सीनियर्स मेरे 2 बैचमेट्स वे भी आगे बैठे हुए थे, उन्हें कोई मतलब नहीं, वे तो उनको ऊपर चढ़ाने जमा तैयार। और वे जो गार्ड थे उनके गार्ड तो चलो देखिए, जो प्रोफेसर थे वे भी हाथा में लट्ठा कर मारना बाजे। इवन की प्रोफेसर जो कि इतने बड़े लेवल पे एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पे वे मार रहे हैं, उन हमारे जी। मेरा तो मांग हमारी सिंपल सी थी कि हमारा स्टाइपेंड घटा दिया गया था। यहाँ पे सभी गरीब किसान बेरोजगार के बच्चे आते हैं पढ़ने। कोई ऐसा ये नहीं है कि हाई फाई फैमिली से है।
तो उन्हें उनका जो है खर्चा स्टाइपेंड के सारे चलता है, फीस का या उनका रहने सहने का, वो घटा दी गई है। उस चक्कर में हमने ज्ञापन सौंपा था हमारे वाइस चांसलर साहब को कि हमारी स्टाइपेंड जैसी थी वैसी की जाए, क्योंकि फीस तो ये बढ़ा रहे हैं और स्टाइपेंड घटा रहे हैं। या तो स्टाइपेंड भी बढ़ाओ फीस के प्रोपोर्शन में, बट ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि कुछ समय 10 दिन, हम लगभग 19 दिन से वेट कर रहे थे। इन्होंने हमें सिर्फ ये कहा कि कुछ दिन में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। शांतिपूर्वक धरना ही कर सकते हैं और आज स्टूडेंट्स के हक में कुछ नहीं है, सिर्फ शांतिपूर्वक धरना है। और उससे भी हमें बार बार ये कहा जा रहा है कि और पीछे जाके बैठो, और पीछे जाके बैठो। हम शांतिपूर्वक तो कहीं भी बैठ सकते हैं, ये तो हमारा हक है, हमारे हक के लिए तो बैठ सकते हैं। सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता हूँ। आज सुबह जब हम अपनी ड्यूटी पर थे तो वीसी साहब के ऑफिस की तरफ छात्रों ने स्ट्राइक की और हमने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग और हमारे साथ मारपीट की, जिसमें मेरी वर्दी और मेरे को काफी चोटें आई हैं। लेकिन हमने उनको बहुत समझाया कि आप लोग ऐसा मत कीजिए, लेकिन उन्होंने अपना लड़ाई के मकसद से वो आए थे और उन्होंने मेरे साथ काफी मारपीट की है, जिसके ये निशान है, मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। मेरे काफी चोटें लगी है और मैं यही प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि मेरे प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मांग सिर्फ इतनी है, जो भी व्यक्ति दोषी था, लाठी जिसने भी चलाई है, हमारे पास वीडियो के सबूत हैं, वो जो व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी हो, ठीक है। और या फिर उसे जो भी अपनी पोजीशन पे है, वो कोई भी अगर भी नौकरी कर रहा है, उस नौकरी से यूनिवर्सिटी के अंदर उसे टर्मिनेट किया जाए। और कोई खास मांग नहीं है हमारी। जो पहले की मांग थी स्कॉलरशिप की, वो तो है ही है। मामला यही है, जिस चीज के लिए आप सुबह आए थे उसी को लेकर बाहर बैठे थे प्रदर्शन करते हुए। हमें हटाने के लिए लठ मारे गए, हमारे सिर पे मारने का प्रयास किया गया। हमारे ही प्रोफेसरों ने, सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं डॉक्टर राधेश्याम, उन्होंने जान से मारने की कोशिश की है। 5-6 लठ हमारे, मैंने हाथ से रोकने की कोशिश की है, लेकिन हाथ पे चोट दिख रही होगी आपको, लेकिन आखिरी लठ उन्होंने सिर पे मारा है। उसकी वजह से टाँके भी आए हैं, 3-4 टाँके आए हैं। पानीपत के गांव निजामपुर में हुई किसान विजेंद्र की मौत का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है। पानीपत लघु सचिवालय के बाहर इनेलो पार्टी ने रोष प्रदर्शन किया है और साथ ही राष्ट्रपति के नाम एसडीएम के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसके बाद में अर्जुन चौटाला ने कहा कि हरियाणा में अब कानून व्यवस्था नाम की कोई भी चीज नहीं रह गई है। साथ ही इनेलो पार्टी द्वारा हर वर्ग की लड़ाई लड़ने का काम किया गया है। वहीं पीड़ित परिवार के साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हत्यारे हत्या करने के बाद सरेआम घूम रहे हैं और लेकिन प्रशासन चैन की नींद सो रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हाईकोर्ट के जज से इसकी जांच करवाने की मांग की गई। वहीं सुनैना चौटाला ने कहा कि एक किसान की जलाकर बेरहमी से हत्या कर दी गई और इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। जल्द से जल्द हत्यारे आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की मांग की गई है। डेंट कंपनी में बहुत असरदार लोग हैं, सरमाएदार लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, जिनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत बड़ी सांठगांठ है और इसी वजह से वो किसानों की जमीन धक्के से हड़प रहे हैं। और विजेंद्र भी इसी बात का शिकार हुआ कि पहले उसकी जमीन इस प्रकार से दिलवाई प्रशासन से कह के, जो रद्दी जमीन में उसका हिस्सा कर दिया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में केस चल रहा था बंटवारे का, तभी उसका कोठा गिरा दिया गया, उसका वहां पे टेबल बिठा दिया गया, उसने ट्रैक्टर वहां पे पकड़े कंपनी के, वहां पे बुलडोजर पकड़े, जेसीबी पकड़ी, पुलिस ने उसको छोड़ दिया और उसके बाद उसको पेट्रोल छिड़क के आग लगा के जला दिया गया। और इसी प्रकार के अनेकों केस हैं जिसमें ट्राइडेंट ही नहीं और भी इसी प्रकार की कंपनियां किसानों से धक्का कर रही हैं। हम उनकी आवाज बनेंगे और हमने आज मांग की है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच हो, 302 का मुकदमा हत्या का मामला दर्ज किया जाए और ट्राइडेंट के मालिक को और उसके जितने गुर्गे हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाए। विधायक रहे भाई रामफल कुंडू जी। गुरुग्राम में अतिक्रमण के खिलाफ निगम का अभियान जारी है। हाल ही में एमजी रोड पर नोडल अधिकारी आरएस बात ने अपनी टीम के साथ अवैध रेहड़ी पर कार्रवाई की है।
उन्होंने बताया कि इन्हें पहले कई बार समझाया जा चुका था, लेकिन ये नहीं माने, इसलिए रेहड़ियों को जब्त कर लिया गया। गुरुग्राम में अतिक्रमण के चलते लोगों को जाम का सामना भी करना पड़ता है और सुरक्षा की दृष्टि से भी अतिक्रमण नुकसानदायक है। अवैध रूप से लगी रेहड़ियां लोगों के लिए मुसीबत का सबब भी बनती जा रही हैं। साथ ही निगम की कार्रवाई में भी अतिक्रमण हटाने के लिए निरंतर अभियान चल रहा है। नगर अधिकारी RS वैक ने कहा कि अतिक्रमण करने वालों की अब खैर नहीं है और अवैध कब्जे करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर भी निगम की नजर है। निगम का उद्देश्य गुरुग्राम को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाना है। MG रोड शहर के एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। इसके ऊपर ये लो वेंडिंग जोन, कोई भी रेडी आज की डेट में अलाउड नहीं। पहले लोगों की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए हमने वन वे सिस्टम भी ट्रैफिक पुलिस ने किया था। लोगों को समझना पड़ेगा कि वन वे का मतलब क्या होता है। पढ़े लिखे लोग हैं, सोसाइटी से निकल के भी वन वे की उल्लंघना करते हैं, चालान कटेंगे, पहले भी कटे हैं, अब भी कटेंगे। लेकिन हम ऐसा सिस्टम चाहते हैं कि लोग उसको फॉलो करें। अब हम बोर्ड नहीं लगा सकते हैं, अब हम किसी की गाड़ी में बैठकर उसको नहीं बता सकते कि तू इधर से जा इधर से जा, उनको खुद समझना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पर निगम ने रेगुलरली 10 बार कार्रवाई की होगी। रेडी वालों को समझाया है, 5 बार मैं खुद आया हूं, 2 बार मैंने स्ट्रॉन्ग कार्रवाई की थी। देखिए, हम किसी के अगेंस्ट नहीं, जब तक ये नो वेंडिंग जोन है तब तक इसके ऊपर कोई रेडी न लगाए। हरियाणा के सिरसा जिले की इलाहाबाद थाना पुलिस ने निर्माणाधीन मकान से लाइट फिटिंग की तार चोरी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान विनोद कुमार और रवि के रूप में हुई है। साथ ही पुलिस ने महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हनुमानगढ़ बाईपास नजदीक NPS स्कूल इलाहाबाद से काबू कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर चोरीशुदा लाइट फिटिंग की जली हुई तार और वारदात में प्रयुक्त ई-रिक्शा बरामद की है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेजा गया है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक पिता ने अपने 4 बच्चों के साथ ट्रेन के आगे खड़े होकर आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान मनोज के रूप में हुई है, जो कि मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। अपने परिवार के साथ बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में किराए पर रहता था। इस हादसे में 5 की मौके पर मौत हो गई। मरने वाले बच्चों की उम्र 4 से 7 साल के बीच में बताई जा रही है। GRP पुलिस ने शवों को ट्रैक से हटाकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है और अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मौके पे ही थे हम। फिलहाल डेड बॉडी ट्रैक से हटाई है, बीपी हॉस्पिटल के लिए भेजा है। ये एक आदमी है मनोज महतो के नाम से उसकी पहचान हुई है। उसके 4 बच्चे थे, ट्रेन द्वारा सुसाइड कर लिया है। जैसे हमें घटना की सूचना मिली, हम तुरंत मौके पे हैं, तो डेड बॉडी को तो उठा दिया, बीपी हॉस्पिटल के लिए भेज दिया है। अब जैसे भी जांच होगी, कुछ आएगा वैसे परिजनों को पता चला जी? हाँ, उसकी मिसेज आई थी यहाँ मौके पर, उनको बुला लिया था। जैसे मोबाइल नंबर लिखा हुआ था तो उसकी मिसेज का था। बाकी इसके घर पे गांव में भी सूचना इसकी बहन को दे दी है भी इस तरह हादसा हो गया। अभी देखो जाकर विषय बताया, मालूम पड़ेगा बाद में। अभी तो हम उससे ज्यादा बात नहीं कर सकते। वो बच्चे की उम्र कितनी है और जो उम्र बच्चे की 3 साल है, 5 साल है, 7 साल है, 8 साल ऐसी है। छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों को लेकर गया, उसकी उम्र कितनी है सर? मनोज है जो बच्चों का पापा है, 40-45 साल लगभग है उनकी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, क्या आप